Hello, citizens, and welcome to our show, Junior Citizen, the Knowledge Seeker, where young voices takes the lead. And I am Nirali Munjal. And I am Ankita Adhikari. And we are from Government Sarojini Naidu High Secondary Girls School from EFA School Media. And today we have our special guest. Hello, sir. हेलो सर आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. मैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हूँ. मैं यहाँ पर भोपाल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ. बेसिकली मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ. तो बीइंग अ क्लिनिशियन एज वेल एज पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, मैं इस विभाग में लगभग 30 सालों से काम कर रहा हूँ. मैंने अपनी सर्विसेज एज मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर शुरू की थी विभाग में. इसके बाद मैंने विभिन्न अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दी, जिसमें शहडोल, देवास, जबलपुर, सीहोर शामिल है. और अब मैं यहाँ पर भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के तहत CMHO के तौर पर भोपाल जिले की हेल्थ सर्विसेज को लीड कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच सर. सर मैं पहले जानना चाहूँगी, आपने बताया आप पीडियाट्रिशियन हैं, तो आपके इस फील्ड में आप क्या काम करते हैं, एक बार हमें समझा दे तो अच्छा लगेगा. देखिए, पीडियाट्रिशियन जो है, पीडियाट्रिशियन जैसे आप जानते हैं, डॉक्टर के बाद MBBS के बाद अलग अलग ब्रांचेस रहती जी. हैं. यस सर. उनमें से जो बच्चों को देखने वाली ब्रांच है वो होती है पीडियाट्रिक्स. यस और अगर हम उसमें और अंदर घुसते चले जाएं, तो अगर हम छोटे बच्चों की तरफ, यानी कि जो 1 महीने से छोटे बच्चे, उनको जो देखते हैं वो कहलाते हैं नियोनेटोलॉजिस्ट. ओके और सर. इसी के साथ अगर शरीर के अलग अलग अंगों की तरफ हम जाएंगे, जैसे जो किडनी को देखते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जी. होते हैं. जो हार्ट को देखते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं. जो लंग को देखते हैं वो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं. हाँ. जो ब्रेन को देखते हैं वो न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन होते हैं. जो ऑब्स्टेटिक्स देखते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं Yes, उससे sir. रिलेटेड रहते हैं, दे आर ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट. यस सर. जो जनरल फिजिशियन, जो सब कुछ देखते हैं, जी. वो होते हैं हमारे जनरल फिजिशियन या MD मेडिसिन. तो इस तरह Okay. से ये सारी की सारी मेडिसिन की अलग अलग ब्रांचेस हैं. जी. जो पहले एक बेसिक चीज, अगर आप लोग, जैसे कि आप सब स्कूल से हैं, आप सब आगे बढ़ के अपना कैरियर आगे बढ़ाएंगे, तो जो डॉक्टरी की बेसिक डिग्री है या बेसिक चीज है, दैट इज MBBS. यस सर. जी. और MBBS के बाद अगर फिर से हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम मेडिकल ब्रांचेस में जाते हैं तो MD करते हैं, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन. यस सर. या अगर हम सर्जरी में जाते हैं तो मास्टर ऑफ सर्जरी करते हैं. और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम मेडिसिन की तरफ जाएंगे या सर्जरी की तरफ. फिर इनमें भी जी. अलग अलग ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं, जैसे कि MD. तो MD में MD पीडियाट्रिक्स, जैसे मैंने Yes, अभी जी. बताया, जो बच्चों को देखते हैं. MD मेडिसिन, जो जनरल फिजिशियन होते हैं. MD पैथोलॉजी, जो आपने देखा होगा, खून पेशाब की जांच करते हैं. यस सर. उसके बाद MD एनेस्थीसिया, जो बेहोशी के डॉक्टर रहते हैं. MD रेडियो डायग्नोसिस, जो एक्सरे और CT स्कैन और MRI करते हैं. यस जी. सर. उसके बाद फिर इसी तरह से अलग अलग MS की ब्रांचेस रहती है. MS जनरल सर्जरी, जो जनरल सर्जन्स होते हैं. MS आर्थोपेडिक्स, जो हड्डियों की जांचें और हड्डियों का इलाज जी. करते हैं. यस सर. MS ऑब्स एंड गाइनी, जो मैंने अभी पहले बताया कि बच्चों के पैदा होने प्लस Yes, sir. जो Gynecologist. उनसे रिलेटेड करते हैं. MS ENT, जो नाक कान गले की जांच करते हैं. यस सर. MS जी. ऑप्थेल्मोलॉजी, जो आंखों आंखों की की जांच जांच करते करते हैं. हैं. तो इस तरह से अलग अलग. उसके बाद इससे भी आगे जो पढ़ते हैं वो DM या डी. MCH. MCH. तो जो DM करते हैं, आपने देखा होगा, DM कार्डियोलॉजी होते Yes, sir. हैं, नेफ्रोलॉजी होते हैं, नेफ्रोलॉजी. DM पल्मोनोलॉजी होते हैं, और इसी तरह से DM न्यूरोलॉजी होते हैं. MCH न्यूरो सर्जरी, MCH CTVS यानी कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी होते हैं.
और इसी तरह से MCH न्यूरो सर्जरी होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्पेशलाइजेशंस और सुपर स्पेशलाइजेशंस हमारी ब्रांचेज में होते हैं। So it was very delightful to know different branches of medicine. जी सर जैसे कि आपने हमें बताया कि आप CMHO पे अभी पदस्थ हैं, जी। तो सर उसका क्या एक्सपीरियंस है और उसमें क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेनली? देखिए, जो CMHO होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू ईच एंड एवरी sir. सिटीजन ऑफ हिज एरिया। यस सर। तो इसमें दो हिस्से हैं, एक तो है पार्ट जो पब्लिक हेल्थ का रहता है, यस सर। दूसरा जो पार्ट रहता है वो क्लिनिकल सर्विसेज का रहता यस सर। है। जो पार्ट पब्लिक हेल्थ का है उसमें आता है जैसे इम्यूनाइजेशन, आप Yes, सब sir. जानते हो, आप सब पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको Yes, sir. मालूम है कि हम लोगों ने 1975 में चेचक या स्मॉल पॉक्स को खत्म Yes, कर sir. दिया, इरेडिकेट कर दिया। यस सर। और अब वर्तमान में चेचक का कहीं ना तो कोई वाइल्ड वायरस अवेलेबल है, उनको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब में रखा गया है। ओके। इसी तरह से आपको यह भी मालूम होगा कि इंडिया से पोलियो खत्म हो गया है। हाँ। यस सर। सिर्फ पोलियो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में बचा है। सिर्फ 8 केसेस इस साल रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वाइज पिछले कई सालों से पोलियो का कोई भी केस नहीं हुआ है। अगर हम अपने भोपाल की बात करें तो भोपाल में 2003 के बाद पोलियो का कोई भी केस नहीं निकला है। आप सबने देखा होगा, अपने आपके एज तक आते आते तो पोलियो खत्म हो गया था। यस सर। जो आपसे पहले की पीढ़ी थी उसमें कई लोग बैसाखी के सहारे चलते थे, कई लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने पड़ते थे या फिर उनको स्पेशल टाइप के शूज देने पड़ते थे क्योंकि पाँव की पैरों की शॉर्टनिंग हो जाती थी। वो सब ओके। पोलियो के कारण होता है। बट जी। यू आर लकी इनफ दैट एट योर एज polio is eradicated from India and is expected to be eradicated from world in near future. And in the same manner, government is trying to eliminate many other diseases from India as well as world. And one of these diseases is tuberculosis. Tuberculosis. Tuberculosis is expected to be eliminated from India by 1930, and we are planning to do that even before that, is by 2025. Okay, Our sir. Prime Minister is very much determined to eliminate this disease from India, and under his leadership, Yes, we sir. all are working very hard to eliminate this disease as soon as possible. सर जो आपने अभी डिसीज बताई, सर उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सब बच्चों को ये मालूम होना चाहिए। यस सर। जी ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली एक क्रॉनिक डिजीज होती है। क्रॉनिक यानी काफी लंबी चलने वाली। यस सर। जी जो डिजीजेज होती हैं आमतौर पर 3 तरह की हम बोल सकते हैं। एक होती है एक्यूट यस सर। और एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट यानी जो बिल्कुल तुरंत अटैक करती है, क्रॉनिक यानी जो लंबी चलती है। इन दोनों के बीच में एक होता है सब एक्यूट जो बहुत ही जल्दी होती है। बहुत ही जल्दी। ओके। तो जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जैसे मैंने अभी बात की ट्यूबरकुलोसिस Yes, जो sir. सालों साल चलती है, ऐसे ही आपने सुना होगा लेप्रोसी, वो भी काफी समय तक लगातार चलती रहती है। ये दोनों क्रॉनिक डिजीजेस हमारे लिए न केवल क्लिनिकली बल्कि सोशल तौर पर भी काफी कहना चाहिए एक इनके प्रति लोगों में डर और भय का भाव है। लोग इसको छिपाते हैं। यस सर। आपने देखा होगा कि अगर टीबी किसी को हो जाती है तो वो छिपाने की कोशिश। यस सर। जो टीबी होती है आमतौर पर किसी भी अंग के शरीर को पकड़ सकती है। टीबी आमतौर पर जो सबसे कॉमन होती है वो पल्मनरी या लंग्स की होती है। जी तो जो लंग होता है वो उसका प्राइमरी ऑर्गन होता है जहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो ओपन ट्यूबरकुलोसिस हम कहते हैं, ओपन ट्यूबरकुलोसिस वो होता है जिसमें खांसने या छींकने से टीबी के बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम कहलाता है वो बाहर निकलते हैं। और जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, अगर मैं खांसूंगा जोर से या छींकूंगा और अपने नाक पर रुमाल या हाथ नहीं रखूंगा तो वो बैक्टीरिया आप तक पहुंच जाएगा। ओके। तो ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है। तो इसलिए सबसे जरूरी तो यही है कि हम जो ओपन केसेस हैं उन ओपन केसेस को एज सून एज पॉसिबल खत्म करें जिससे कि ये आगे ना बढ़े। दूसरा, इसमें और भी दूसरे ऑर्गन्स की ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, जैसे कि ब्रेन की, जैसे कि हड्डियों की या बोन्स की, जैसे कि
किडनी की या रीनल स्टोन की या इंटेस्टाइन की या इवन स्किन की। Skin, शरीर के किसी भी हाँ। भाग में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। और आपने देखा होगा कि जो स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं जिनमें कपल्स को बच्चे नहीं होते, उनमें अधिकतर केसेस में जो कॉज रहता है वो ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस होता है। जी तो इसलिए ट्यूबरकुलोसिस शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ट्यूबरकुलोसिस में जो पीड़ित व्यक्ति है या जो रोगी है या जो बीमार है उसका ट्रीटमेंट तो हम करते ही हैं, पर उसके साथ हम उसके जो क्लोज कांटेक्ट में है, क्लोज कांटेक्ट उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, उसका जिगरी दोस्त हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई भी है, उनकी भी टेस्टिंग करते हैं और उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं जिससे कि आगे उसके साथ रहते हुए या उसके साथ काम करते हुए उनको ट्यूबरकुलोसिस ना हो सके। okay, दूसरा जो आपने बताया क्रॉनिक डिजीजेस की बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉनिक डिजीज है वो है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। आप सब जानते हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोगियों के लिए, उनकी सेवा के लिए बहुत काम किया। yes sir, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी की एक खासियत होती है कि जरूरी नहीं है कि जो आज इन्फेक्ट हुआ है उसको जल्दी ही डिजीज शुरू हो जाए। उस डिजीज को शुरू होने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग सकते हैं। तो ये जो पीरियड है, उस पीरियड के दौरान उस व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि वो लेप्रोसी से इन्फेक्टेड है और वो लगातार फैलाता रहता है। तो ये डिजीज इसलिए इम्पोर्टेंट है, पर इस पर भी हम लोगों ने धीरे धीरे काबू पाया है। आपको मालूम होगा, कभी अगर आप छोटेपन में गए हो तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी उंगलियां गल गई हैं या जिनके पाँव की उंगलियां गल गई हैं, पर आपने ऐसे जो भी केसेस देखे होंगे वो एडल्टहुड या बहुत ज्यादा एजेड लोगों में देखे होंगे। yes sir, आपने यंग चिल्ड्रन में या एडोलेसेंट्स में या यंग एडल्ट्स में ये केसेस नहीं नहीं देखे देखे होंगे। तो धीरे धीरे हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है और ऐसी डिजीजेस जिनको एक समय बहुत ही ज्यादा सामाजिक तौर पर बुरा माना जाता था, उनके ऊपर हम काबू पाते थे। okay sir, तो सर मेरा सवाल था कि जैसे अभी पूरा गवर्नमेंट तो यही कर रहा है कि सारे डिजीज़ हट जाएं, उन लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो रूरल एरिया में आप अपनी फैसिलिटीज़ कैसे पहुंचाते हैं? और जैसे अभी कोविड भी आया था, तो आपने कोविड के लिए रूरल एरिया में मतलब कैसे हेल्प करी उधर के लोगों के लिए? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें मैं आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। yes जी sir, बिल्कुल। हमारा जो सिस्टम है हेल्थ का, वो एक 3 टियर सिस्टम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल फैसिलिटीज। okay sir, ठीक है ना? तो जो हमारी प्राइमरी लेवल फैसिलिटीज, हमारी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है एक आशा वर्कर। आशा, आशा। जो आशा भी एक फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो वो एक्टिविस्ट है, वो हमारी एम्प्लॉय या कर्मचारी नहीं है। तो वो हमारी सबसे छोटी यूनिट है जो गांवों में लगभग 1000 की पॉपुलेशन में और शहरों में 2 से 3000 की पॉपुलेशन में वो काम करती है। उसके ऊपर की जो हमारी यूनिट होती है वो होता है एक सब सेंटर, जिसको अब हमने अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया है। तो ये जो सब सेंटर होता है, ट्रेडिशनल सब सेंटर में एक फीमेल हेल्थ वर्कर या एएनएम, उसके साथ में कहीं कहीं पर एक एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज वर्कर मेल, और कुछ जगहों पर जिनको हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर दिया है वहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं। okay, तो ये हमारा सबसे छोटा यूनिट है। और ये जो यूनिट है, ये जैसा आपने बताया जी। गांव में रहता है। अगर बड़ी ग्राम पंचायत है तो उस ग्राम पंचायत में हो सकता है, या 4 या 5 गांवों के क्लस्टर के बीच में हो सकता है। यहाँ पर हमारी सारी बेसिक सर्विसेज रहती है, जैसे कि अगर किसी को टीका लगवाना है तो उसको टीका लग जाएगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर नाप लिया जाएगा, उसको वहाँ की मेडिसिन मिल जाएगी। ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर नाप लिया जाएगा, उसकी मेडिसिन मिल जाएगी। अगर कोई भी हमारी लेडी गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उसकी जांच हो जाएगी, उसको टीका लग जाएगा। अगर वो हाई रिस्क है तो उसको रेफर कर देंगे,
तो जितनी भी बेसिक सर्विसेज हैं वो उसको वहीं पर Provide अपने होंगे। गांव में मिल जाएगी। ओके। इससे बड़ा सब सेंटर से ऊपर आते हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सिविल अस्पताल, ओके। जो लगभग प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर है। टर्शरी लेवल पर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक रहता है। मेडिकल कॉलेजेस अभी तक एक डिवीजन में एक होता था, जिसको अभी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए, जिससे दो फायदे होंगे। पहली चीज तो टर्शरी लेवल की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, जी। वो हर एक जिले में उपलब्ध हो जाएंगे और उनके साथ ही साथ जो पढ़ाई करके नए डॉक्टर्स निकलेंगे, जी। उससे डॉक्टर्स की कमी भी पूरी हो पाएगी। और इसके साथ साथ जहां भी मेडिकल कॉलेज खुलते हैं वहां पर मेडिकल के साथ पैरामेडिकल कोर्सेज भी शुरू होते हैं। यस सर। तो वो भी कोर्सेज शुरू होंगे, तो उससे हमारे यहाँ डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस सभी की कमी दूर होगी। सर इट्स अ ग्रेट वर्क। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ। मैं पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ। जैसे आपने बताया अभी सर्विसेज जो ऐसे रूरल एरिया में पहुंच रही है, तो हमें इस जैसे अगर हम यूथ को या हमें आना है आपके इस काम में जुड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात, आम तौर पर ये माना जाता रहा है ट्रेडिशनली कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आपको एज अ सब्जेक्ट बायोलॉजी ही लेना बायोलॉजी पड़ेगा पड़ेगा। और डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। तो इसमें तो जैसे मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं जी जी सर। कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी ही ले और ओके। डॉक्टर की तरह ही जुड़े। हमारा एक बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है। यस सर। अगर आपने बायोलॉजी ली है तो आप हमारे साथ डॉक्टर की तरह, स्टाफ नर्स की तरह, फार्मासिस्ट की तरह, लैब टेक्नीशियन की तरह, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लगे हुए ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, जो सारे के सारे हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनके अलावा हम लोगों के यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजर्स की जरूरत पड़ती Yes, है, sir. जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हो सकते हैं। जी। हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि इंजीनियर हो सकते हैं। हमारे यहाँ बायोमेडिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारे यहाँ पर बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं। इवन हम जो अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं वहाँ हमें स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्ट्स की जरूरत आर्किटेक्ट्स की पड़ती है। जरूरत पड़ती तो है। हमारे यहाँ आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर, यहाँ तक कि हमारी जो डायरेक्टरेट और एनएचएम है उनकी खुद की एक सिविल विंग है जिसमें बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं। जी तो अगर आप देखें तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो जो इससे हमसे जुड़ा ना जुड़ा हो। हुआ ना हो। Yes, sir, और बिल्कुल। इसलिए हमें सबकी जरूरत है। हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी फील्ड में अच्छा हो रहा है। इवन हमें आप जैसे अच्छे कम्युनिटी लीडर्स की भी जरूरत है, जो कि हमारी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि हमारी सर्विसेज का होना ही जरूरी नहीं है जब तक उनका यूटिलाइजेशन ना हो और वो जी। सही हाथों तक, सही लोगों तक ना पहुंचे। जी बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि बिल्कुल। हम बच्चे हैं सब, तो हम जैसे हमें अगर इसका पार्ट बनना है कि जैसे अभी कोई भी स्कीम्स वगैरह आई हैं उसको लोगों तक जागरूक मतलब अवेयरनेस पहुंचानी है कि पता चले लोगों को कि भाई ये मेडिकल जी। सर्विसेज हमारी ये हेल्प कर रहे हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अभी तो अगर मैं वर्तमान की बात करूं, यस सर। एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा चल रहा है जापानीज इंसेफेलाइटिस के खिलाफ। यस सर। जापानीज इंसेफेलाइटिस एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेज यानी जो किसी वेक्टर से फैलती है, यस सर। जो ये जो है एक मच्छर से फैलती है, जिसका कि जो सोर्स रहता है वो पिग्स रहते हैं। और ये जो बीमारी है हमारे देश के यूपी के तराई वाले इलाके जैसे कि गोरखपुर, देवरिया Yes, और sir. नेपाल की बॉर्डर से लगे हुए इलाके में बहुत ज्यादा होती है। बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। 15 साल से कम के बच्चे इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इसमें लगभग 30% बच्चों की डेथ हो जाती है और जो बचते हैं उनमें से भी लगभग 30% ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल सीक्वली रह जाती है। तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने वह टीकाकरण शुरू किया है। अभी हम स्कूली बच्चों को ये टीका लगा रहे हैं। तो
मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप जैसे बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने जी, और बिल्कुल। दूसरे स्कूल्स को भी इसमें शामिल करें। बिल्कुल। इसके अलावा हम सारे स्कूल्स में हमारी आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम जाती है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चे और एडोलेसेंट्स उनका हेल्थ चेकअप होता है। मैं ये भी आप लोगों से कहूँगा कि ऐसे बच्चे जैसे किसी को आंख से देखने में तकलीफ होती है, किसी को कंजेनिटल एनोमली है या किसी को डेवलपमेंटल डिले है, ऐसा कोई भी बच्चा आपकी नज़र में आता है, आप उसकी सूचना दीजिए। हमारी टीम जाकर खुद उस घर में उस बच्चे को एग्जामिन करेगी और जरूरी सहायता देगी। तो आरबीएस के या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम लोग हर साल कम से कम 300 से 400 ऑपरेशंस, जिनमें हार्ट के ऑपरेशन और इसमें आँख के ऑपरेशन, इसके अलावा जो कंजेनिटली डीफ एंड डम्ब हैं उनके लिए यस सर। ऑपरेशंस, ये सारे के सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। वाह। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अवेलेबल करवाते हैं। तो चाहे बात वैक्सीनेशन की हो, चाहे सर्विसेज अवेलेबल करवाने की हो एडोलेसेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन को, उन सब में हमारा डिपार्टमेंट लगातार जुड़ा रहता है। और इसमें दूसरे डिपार्टमेंट भी हमारी हेल्प करते हैं, जैसे महिला एवं बाल विकास, आप लोगों का डिपार्टमेंट यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती विभाग, नगर निगम, सोशल जस्टिस, ये सारी की सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे हम हेल्प लेते हैं और हेल्प लेकर हम अपना काम पूरा करते हैं। सर इट्स अ ग्रेट वर्क, इंडीड ग्रेट वर्क। बिल्कुल। हम आपके साथ जुड़ेंगे और इसको आगे तक हाँ। पहुंचाने की बहुत मदद करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल। एंड वी नीड, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे ऐसे ही हम लोगों को, सरकार को, सबको ऐसे ही एम्बेसडर्स चाहिए जो स्कूलों में बच्चों के बीच में हो और बच्चों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में अलग-अलग डिफरेंस है। जैसे कि कोई भी मरीज़ होता है, मतलब अगर वो पॉवर्टी से है या पुअर है, तो वो जी। ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना पसंद करता है। और वहीं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो अच्छे-अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में मौजूद होते हैं। और कहते हैं ना कि गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो भी मेडिकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, सब वो बहुत ज़्यादा पुअर है। तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखो, आप ये मुझे लगता है कि जो हम सुनी सुनाई बातें, यस जी। सर। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अभी भी जो पायोनियरिंग होती है किसी भी चीज़ की, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की होती है। हमारे यहाँ पर नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन होते हैं, यस जो सर। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूसरे एरिया के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्टेट के लोग आकर सर्टिफाई करते हैं हमारी सर्विसेज को। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट हमारी एक जो संजीवनी क्लिनिक, हमारा एक अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर है यस सर। कोलवा कला में, उसको नेशनल लेवल पर हाईएस्ट नंबर के साथ क्वालिटी एश्योरेंस मिला है एंड दैट इज सर्टिफाइड विथ 99.7% ऑफ मार्क्स। वाओ। सो जितने भी लोग हैं, अगर आप देखें तो ये जरूर है कि कुछ जगह पर आप एक और चीज देखिए कि गवर्नमेंट कितने जो इंस्टीट्यूशंस हैं यस वो सर। कितनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व कर सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा कितनी, जैसे मैं बात की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, यस सर। हाँ। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे जिस लेवल पर काम करते हैं उस लेवल पर कोई भी प्राइवेट फैसिलिटी सर्वाइव हम नहीं नहीं कर कर सकती, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन इकोनॉमिक बेसिस। यस सर। जी। हमारा काम, सरकार का काम है सर्विसेज अवेलेबल करवाना। सरकार कभी भी उसमें ये नहीं देखती कि इसमें फायदा होगा कि ये नुकसान नुकसान। होगा, क्योंकि सरकार ये मानती है कि हमारे सिटीजन्स अगर हेल्दी होंगे वही हमारा सबसे बड़ा फायदा है। तो Yes, sir. अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट फैसिलिटी का मोटिव देखें, प्राइवेट फैसिलिटीज आर मेंट फॉर अर्निंग मनी यस Yes. सर। and government facilities are meant for providing Service. services. यस। So this is the basic difference. इसके अलावा पर फिर भी बहुत सारे ऐसे अच्छे ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं यस सर। जो निशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं एंड हाँ। क्वालिटी सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं। इसके जी। अलावा गवर्नमेंट ने भी ये समझा है कि प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। यस तो सर। जी। आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा आयुष्मान भारत निरामयम योजना। यस सर। जी तो बिल्कुल। आयुष्मान भारत निरामयम योजना में इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे लोगों को जो उसके लिए एलिजिबल हैं
और अगर मोटे तौर पर हम कहें तो ऑलमोस्ट एवरी सिटीजन एक्सेप्ट फॉर इनकम टैक्स पेयर और एलिजिबल फॉर दैट, और उनको भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का एक परिवार को जी। मुफ्त इलाज इलाज। उपलब्ध कराती है। Yes, sir. और वो केवल सरकारी नहीं, उसमें चिन्हित या डिजिग्नेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। जी। Okay. ऐसी सर्विसेज जिसको गवर्नमेंट अपनी संस्थाओं से उपलब्ध नहीं करा सकती, उनको एमओयू करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से प्राइवेट वेंडर से भी अवेलेबल करवाती है। और उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। Yes, sir. जी। मुझे भरोसा है कि आप अगर अपने ही मम्मी पापा से पूछोगे कि क्या उनके समय एम्बुलेंस ऐसे फोन करने में 10 मिनट में आ जाती थी, तो वो नहीं। बोलेंगे बिल्कुल नहीं। जी नहीं। आप अभी अगर आपके यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी होती है, यहाँ एक तक कि एक बच्चे को चक्कर आ जाते हैं, आप 108 पर फोन करिए, विद इन मिनट्स यू विल हैव एन एम्बुलेंस एट योर डोर। Door. या। And not only this, government has provided the services of air ambulance. Air ambulance. Yeah. If अगर ऐसा लगता है कि एक रिमोट ट्राइबल एरिया से किसी को भोपाल या इंदौर लाना है, या भोपाल या इंदौर से दिल्ली या मुंबई ले जाना है, तो गवर्नमेंट उस पर भी एयर एम्बुलेंस सर्विसेज, अगर वो एलिजिबल है तो इवन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रही है। सो अगर आप देखें तो हर एक चीज में, चाहे वो पेशेंट ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पेशेंट का डायग्नोसिस हो, चाहे जी। पेशेंट का ट्रीटमेंट हो, हर एक लेवल पर एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरक्की हुई है पिछले कुछ दिनों में। जी। सही, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमें डिफरेंस ही पता चला कि प्राइवेट सेक्टर्स हाँ। उतने ही इम्पोर्टेंट है जैसे गवर्नमेंट जितने सेक्टर्स हैं। गवर्नमेंट्स हैं। तो सर, आपसे बात करके हमें तो बहुत अच्छा लगा। जी। और हम जैसे कि आपकी बातों को आगे पहुंचाएंगे, बच्चों तक पहुंचाएंगे, हाँ। वैक्सीनेशन का लोगों को बताएंगे कि उनको पता चले। जी। और सर, आप भी हमारे जूनियर सिटीजन के साथ जुड़े, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे ऑफिस आए। आप, आपके स्कूल के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैं चाहता हूं कि वो जरूर अपने नज़दीक के एक हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करें। यस। अगर वो चाहते हैं, किसी भी तरह की सुझाव देना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम किसी को भी किसी भी सर्विस को किस तरह से और इम्प्रूव और कर इम्प्रूव सकते कर हैं, सकें। तो वो निश्चित तौर पर अपनी बात रख सकते हैं। और मैं ये 100%। जरूर आप लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी हम सभी के फायदे के लिए हैं। और उसको हम जितना नीचे तक, जितना ऐसे लोगों तक जिनको उसकी जरूरत है, वहां तक जी। ले जा पाएंगे, हम अपने देश को उतना ही आगे ले जा आगे पाएंगे। बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर। अल्टीमेटली आप सभी हमारे देश के अगले नागरिक हैं। जी। बिल्कुल और सर। आप सभी हमारा देश बनाने वाले हैं। और मेरी तरफ से आपको, आपके स्कूल को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच सर। जैसे कि आप सबने देखा कि हमें अलग अलग मेडिकल फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और हमें अपनी जैसे वैक्सीनेशन जो डिसीजेस फैल रही है उनको रोकने के लिए हमें अपना जांच करवाते रहने चाहिए। और हमें आज भी ये भी पता चला कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस है, बट हमें उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। सो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, जूनियर सिटीजन को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।